वगैरह चाहिए। गुड इवनिंग। तो आईआर के 4 सवाल हैं और वो 4 सवाल हम लोग आज कर लेते हैं। क्या क्या पूछे हैं? ये आपका पहला सवाल है। पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब प्रश्न यह हुआ कि पश्चिम भारत को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, या भारत के साथ पश्चिम अपने रिलेशंस को क्यों मजबूत बना रहा है, ये आपको बताना है। और उसमें क्या चीन एक परिप्रेक्ष्य है? तो हम इसका अगर अप्रोच तैयार करें, आंसर फॉर्मेट यहां पर मैं बनाता हूं, उत्तर प्रारूप तैयार करें कि हम इसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसमें बताना होगा कि भारत के साथ पश्चिम की निकटता कैसे बढ़ रही है, या किस तरीके से पश्चिम भारत के साथ सहयोग कर रहा है। भारत के साथ पश्चिम की निकटता, यहां से आप अपने उत्तर को शुरू करेंगे एक पार्ट में, और बहुत छोटा सा पार्ट आप बनाएंगे कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है। अब पश्चिम की निकटता में अमेरिका भी आ जाएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्री भी आ जाएंगे और यूरोपीय संघ आ जाएगा। वो किस किस तरीके से भारत के साथ निकट आ रहे हैं, एक इंट्रोडक्शंस देते हुए, और फिर निकटता के कुछ प्रमाण आप दे दीजिए, उदाहरणों पर के प्रमाण। इन प्रमाणों में जैसे अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत में अपने सप्लाई लाइंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जैसे वर्ष 2022 में अगर हम अमेरिका के आयात में, जो अमेरिका हम खरीद रहा है चाइना से, उसमें 50.7% था जो चीजें खरीद रहा है वो। तो अमेरिका के आयात में चीनी वस्तुओं का हिस्सा 50.7% 2022 में हुआ। और यही बात अगर हम 2013 में देखें तो ये 70% हुआ करता था। मतलब 2013 से 2022 तक में कितनी गिरावट आई? 13% की गिरावट आई। और जो वो गिरावट कर रहा है वो शिफ्ट किधर हो रहा है? भारत की तरफ। तो भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और चाइना से अमेरिका इंपोर्ट कम कर रहा है। राइट? तो हमें, क्योंकि प्रश्न ने आपको ये बता दिया है, कभी भी हम प्रश्न को देखें तो ये ध्यान रखें कि प्रश्न क्या क्या पूछ रहा है। तो एक तो आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता,
कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में आ रहा है, तो भारत को एक विकल्प के रूप में आपूर्ति श्रृंखला के दृष्टिकोण से। और दूसरा, राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला, मतलब चाइना की स्ट्रेटजी को कैसे काउंटर किया जाए उसके दृष्टिकोण से आपको। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो यहां पर निकटता के प्रमाण दो दृष्टिकोणों से होना चाहिए। एक तो आपूर्ति श्रृंखला के तौर पर, और दूसरा रणनीतिक तौर पर, स्ट्रैटेजिक। ये आप उदाहरण देते जाइए। तो आपूर्ति श्रृंखला में जैसे आपने देखा कि यूएस का ट्रेड, यूएसए की डिपेंडेंसी, आप ईयू की डिपेंडेंसी भारत पर कैसे बढ़ रही है। कुछ प्राइवेट सेक्टर, निजी उद्योग किस तरीके से भारत की तरफ आगे आ रहे हैं। अब जैसे आप वॉलमार्ट है, फोर्ड को ले लीजिए। फोर्ड इंडिया से 2 साल पहले अपने व्यापार को बंद कर चुका था, वो प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा आ गया फोर्ड, और दोबारा आकर के अपनी प्रोडक्शन यूनिट को शुरू कर रहा है। एप्पल आया अभी, और भारत में उसने प्रोडक्शंस को शुरू किया। इसी तरीके से वो एक कार बनाने वाला है ना, कौन है, टेस्ला। टेस्ला भी चाह रहा है, उसके साथ हमारी बातचीत चल रही है। और इनका मेन प्रोडक्शंस कहाँ होता था, चाइना में। तो जैसे एमजी हेक्टर, एक गाड़ी आपने देखी होगी, है ना, तो वो ब्रिटेन का है, और वो चाइना में प्रोडक्शंस को बढ़ाता है। तो बहुत सारी निजी क्षेत्र की कंपनियां, जिनमें एक दो उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट है, वो भारत में आ रहा है। फोर्ड, वो आ, भारत में बहुत पहले से है, लेकिन कुछ दिनों में उसने कम किया था। तो एक फोर्ड फोर्ड मोटर वाहन कंपनी है। आईफोन, एप्पल, इसको आप बता सकते हैं। तो आपूर्ति श्रृंखला में यूएस की डिपेंडेंसी चाइना के से कम हो रही है और भारत की तरफ बन रही है। ईयू में आप देखिए तो यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, और ब्रिटेन उनमें से अलग से अपने रिलेशंस को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। तो आपूर्ति श्रृंखला में एक स्थिति ये हो गई निकटता के प्रमाण के तौर पर। अब फिर रणनीतिक दृष्टिकोण से आप बता दीजिए कि कैसे हो रहा है, पश्चिम कैसे रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के साथ जुड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास, जैसे क्वाड, जैसे I2U2 वेस्ट को लेकर के, जैसे फिपिक का भारत सदस्य बन गया है। फिपिक का हिंद प्रशांत क्षेत्र में पश्चिम के बहुत सारे राष्ट्रों के साथ हम सहयोग बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से आप एक तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, प्रशांत में सहयोग, अब इस सहयोग में हमारा बायलैटरल, ट्राइलैटरल, मल्टीलैटरल सारी तरीके से है। क्वाड हो गया, आप देखो कि यूएस के साथ 2+2 डायलॉग है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमारे यहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुए। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत का सहयोग है। इसके बाद पश्चिम के बहुत सारे राष्ट्र हमें दक्षिण एशिया में एक प्रभावी राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है, क्योंकि एशिया में चीन का डोमिनेंस क्रिएट ना हो जाए। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रोड कनेक्टिविटी, जैसे वेस्ट पश्चिम एशिया से होते हुए यूरोप तक IMEA एक रोड कॉरिडोर बनाया ना हमने, तो आप रोड कनेक्टिविटी या कनेक्टिविटी विटी के दृष्टिकोण से रणनीतिक सहयोग में ऐसे रणनीतिक दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बातें आप यहां पर उपलब्ध कर दीजिए। यस, इसके बाद आप बहुपक्षीयता को बढ़ावा देना। बहुपक्षीयता में आप पश्चिम के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का भारत का पक्ष ले रहे हैं, या कुछ वर्षों से अगर आप देखें तो भारत वॉसेनर अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, MTCR है, इन सब का सदस्य बना।
इन सब से बहुपक्षीयता बढ़ेगी, यह ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होंगे। आप यहां पर रणनीतिक दृष्टिकोण से ग्लोबल साउथ के कंसेप्ट को भी बता सकते हैं। ग्लोबल साउथ, अब ग्लोबल साउथ के अप्रोच को बढ़ाने के लिए G20 भी आपके साथ काम कर रहा है, G7 भी काम कर रहा है। ग्लोबल साउथ को बढ़ाने के लिए हम ग्लोबल नॉर्थ के या भारत का जो मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच है, बहुत सारे ग्लोबल नॉर्थ के देशों को अपने साथ मिला करके काम करने का, ये सारी की सारी चीजें अगर देखेंगे तो आप चाइना को काउंटर करते हुए नजर आएंगे। तो जैसे प्रश्न का नेचर है कि चीन की अपेक्षा, तो यहां एक बात अच्छा विद्यार्थी ये ध्यान रखेगा कि प्रश्न का नेचर तो ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम कर, चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए विकल्प के तौर पर भारत की तरफ आ रहा है और रणनीतिक दृष्टिकोण से। लेकिन क्या आप सिर्फ ऐसा बताना चाहेंगे कि चाइना के विकल्प के रूप में वो भारत को ढूंढ रहा है? ऐसा तो नहीं है। अगर आप सिर्फ ऐसा बताते हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया चाइना के एक विकल्प के तौर पर है, इंडिया का अपना कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो यहां पर जब हम आंसर को लिखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें, अब यहां एक बात आएगी कि हाँ ठीक है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो पश्चिम की बदलती रणनीति, आपको पश्चिम की परिवर्तित रणनीति का कारण बताना होगा। अब इस कारण में हम दो पार्ट में बांट देंगे। एक तो चीन की एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति जिसे चीन को संतुलित करना आवश्यक है, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति जो वो अलग से अपना कर रहा है। और दूसरा आप यहां जरूर बताएंगे कि भारत का बढ़ रहा महत्व है। अब चीन की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति जो बढ़ रही है उसके कुछ प्रमाण आप इसी पैराग्राफ में दे देंगे। जैसे चीन का BRI प्रोजेक्ट, राइट? भारतीय परिप्रेक्ष्य में या एशियाई परिप्रेक्ष्य में चीन की साउथ चाइना सी पॉलिसी, दक्षिण चीन सागर नीति, सागर नीति, यहीं पर आप इंडियन ओशन हिंद महासागर में उसकी नीति, महासागर नीति को आप दे देंगे। अब आपको यह हुआ कि भारत चीन की इस नीति का विरोध करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में पश्चिम भारत को ढूंढेगा और यहां भारत का महत्व कैसे बढ़ रहा है वो आपको बता देना है। जैसे कि भारत इस समय दुनिया के देशों की कंपनियों को अपने देश में बुला रहा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो निवेश करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। भारत एक बाजार के तौर पर है, भारत एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी बढ़िया देश है और पिछले 8 दशकों में भारत ने एक सभ्य लोकतंत्र को विकसित किया है, एक अच्छा लोकतंत्र है, एशिया में एक प्रभावशाली राष्ट्र है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति स्वतंत्र, खुला और समावेशिता की रही है। तो यहां पर भारत का इंपॉर्टेंस किन किन दृष्टिकोणों से आपको, एक तो भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व है। आर्थिक महत्व में आप बाजार के तौर पर, संरचनात्मक विकास के तौर पर, श्रम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, भारत दुनिया का एक अच्छा लोकतंत्र है, तो रणनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत का महत्व रहेगा। ठीक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ रहा है। हिंद प्रशांत में भारत की नीति क्या है? स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत को बढ़ाना। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम के देश भी यही चाहते हैं, भारत भी यही चाहता है। तो क्यों वो आ रहा है?
अब इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि चीन को काउंटर करके आ रहा है, तो इतना तो आप बताइए ही बताइए, लेकिन ये बात आपको बतानी है ताकि आप अपने प्रेजेंस को बताएं कि हम चीन ना भी हो तो भी हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे ना बात समझ में ना, और फिर आप आंसर को कंक्लूड कर दीजिए। निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखते समय हमें क्या करना चाहिए? निष्कर्ष बेसिकली आज के प्रश्नों में कुछ होता नहीं है, जो आपने लिखा है उसी को कंसाइज फॉर्म में यह बताना है कि इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में पश्चिम चीन को संतुलित करना तो चाहते ही हैं, किंतु भारतीय महत्व के दृष्टिकोण से या भारत के बढ़ रहे महत्व के कारण से उनका भारत की तरफ झुकाव रणनीतिक और आपूर्ति श्रृंखला के तौर पर बढ़ रहा है। क्लियर? कंक्लूड हो गया, छोटा सा आंसर बन गया। आपको जितनों ने पढ़ा होगा उनको समझ में भी आ रहा होगा। इस तरीके से अप्रोच हमारे रहते हैं कि हम ऐसे ही करते हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपने अगर पढ़ा है और वो नहीं आया हो आपके नोट से, अगर आपने इत्मीनान से पढ़ा होगा तो ठीक, बस फॉर्मेट करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो आपके पास एग्जाम्पल हो, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप फिपिक लिख दीजिए, और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरफ भारत जा रहा है विक्रांत को इनको सब बनाने के बाद, ब्लू इकोनॉमी की तरफ ब्लू नेवी हमारा बन गया। अब बात आती है, ये अप्रोच हो गया, कंटेंट आपके पास है, उनको कितना आप, वो तो एक मोतियां टाइप का है, कितना आप पिरो पाते हैं उनमें, कितना आप डाल पाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो आप वहां पर शामिल करते रहिए। ठीक, अगले सवाल में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये, अब ये क्या कह रहा है देखो आप, मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एक पार्ट हो गया सवाल का, मध्य एशिया सेंट्रल एशियाई देशों को लेकर के। दूसरा पार्ट प्रश्न का कह रहा है कि तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब आजकल भू रणनीतिक दृष्टिकोण से वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं। कौन से देश? कार कंट्री, सेंट्रल एशियाई देश। अब इसको कैसे बताया जाए? सबसे पहले तो आपको कार के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, विश्लेषण करना है। तो यहां पहले आपको बताना होगा कि इसका उत्तर प्रारूप बनाते हैं हम। बहुत मोटा हो गया है। उत्तर प्रारूप, सबसे पहले तो आपको मध्य एशियाई देशों, कार्स देशों का महत्व बताना होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। उनका क्या महत्व है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी आप उनके महत्व को बताइए। इसके बाद भारत की उनके परिप्रेक्ष्य में रणनीति क्या रही है, राइट? क्योंकि प्रश्न आपको पूछ रहा है कि कार के साथ भारत के विकसित हो रहे राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध, राइट? तो फिर आपको बता देना है कि इनके परिप्रेक्ष्य में, कार्स देशों के परिप्रेक्ष्य में, भारत की रणनीति, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दीजिए। फिर आप उस रणनीति के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं यहीं पर आप बताए जाएंगे कि क्या क्या हमने कदम उठाए हैं। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो आप रणनीति के क्रियान्वयन में बाधाएं क्या आ रही हैं, राइट? रणनीति
के क्रियान्वयन में बाधाएं क्या है, ये बताएंगे ना, और फिर आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। बस छोटा सा सवाल है। अब आपको बताना है कि महत्व क्या है। कार कंट्री के पास चले जाइए, यहां पर जब रणनीति बताएंगे तो उठाए गए कदम भी कुछ बताएंगे कि हमने इस रणनीति को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम किया है। ठीक, तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है वहां का हमारे लिए स्ट्रेटजिकली। वैसे तो बहुत सारा महत्व है कार कंट्री को महसूस कर पा रहे हो ना आप, फील कर रहे हो ना। तो महत्व में आप देखें तो सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से उनका बहुत महत्व है। जैसे एक तो हमने उन्हें एकीकृत विस्तृत पड़ोस के तौर पर माना है, और वो विस्तृत पड़ोस हमारा है 2012 से ही हम इसको मांग रहे हैं। इसके बाद रूस और यूरोप तक के कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैस्पियन सागर से बगल से निकल रहा है, तो कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में अगर सुरक्षा के डायमेंशंस बनाने हैं तो पाकिस्तान तो आपकी मदद नहीं करेगा। अफगानिस्तान के पड़ोस में अब कौन कौन है, या तो पाकिस्तान है, या चीन है, या कार कंट्री है। अफगानिस्तान की सुरक्षा, अफगानिस्तान में आतंकवाद ना रहे, अफगानिस्तान शांतिपूर्वक रहे, ये हमारी जरूरत है। अब हमारी इस जरूरत पर क्या हमें पाकिस्तान मदद करेगा, क्या हमें चीन मदद करेगा? तो कोई ना कोई मददगार आपको चाहिए। वो कौन करेगा? कार कंट्री, राइट। तो अफगानिस्तान के एक एक करके आप यहां पर महत्व को देखते जाइए। पहले तो कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा, अफगान दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तीसरा, यहां पर प्राकृतिक संपदाएं बहुत ज्यादा है, प्राकृतिक संपदाएं, और उन प्राकृतिक संपदाओं के दोहन के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चीन और पाकिस्तान को संतुलित करना चाहते हैं तो भी कार कंट्री, क्योंकि चीन के ये पड़ोसी हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से चीन के साथ भी इनके विवाद हैं। तो जिनके साथ भौगोलिक विवाद होते हैं वो स्थायी संबंध नहीं होता उनका, कभी ना कभी मामला बिगड़ता है, और उस बिगड़ाव की स्थिति में आप उनके साथ में आ सकते हैं। तो चीन को संतुलित करने, या चीन एवं पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए, महत्वपूर्ण है, राइट। और क्या क्या बता सकते हैं आप? अगर आप बाखान कॉरिडोर में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहते हैं, या बनाए रखना चाहते हैं, अभी तो नहीं है, तो भी महत्वपूर्ण है। कैस्पियन सागर के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है, वो मैंने कनेक्टिविटी में आपको। तो ऐसे कुछ महत्व आप बता दीजिए। और फिर आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृति के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक, ये हमारी फिल्म में बहुत देखते हैं। हाँ, मध्य एशियाई, हाँ, भारत की फिल्में, यहां पर आप जब जाएंगे ना, तो जितने भी इनके सिनेमा हॉल्स हैं वहां पर सारी फिल्में किसकी होती हैं? भारत की होती हैं। और कुछ हद तक वो भारतीय लैंग्वेज को समझ भी लेते हैं, और नहीं समझ पाते हैं तो फील कर लेते हैं। जैसे आप लोग अंग्रेजी फिल्म देखते हैं ना, तो कई बार अंग्रेजी नहीं समझ में आती, उनका सेंस ऐसा ऐसा होता है कि वो नहीं समझ में आता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ गड़बड़ होता है, तो भी हम क्या महसूस कर लेते हैं, ये ऐसा ही कह रहा होगा कुछ, है ना। तो वो भी है। हाँ, एनिमेशन देखो, ऐसे जैसे एनिमेशन इमेजिन करते हैं ना हम, ऐसे ही हम फिल्मों की लैंग्वेज को भी मैं इमेजिन कर लेते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। तो ऐसे ये बहुत सारा महत्वपूर्ण हमारे लिए है। अब ऐसे महत्व को देखते हुए हमारी रणनीति क्या रही है इनके साथ, उस रणनीति पर आपको खास चर्चा करनी है, क्योंकि प्रश्न के मेजर पार्ट में क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। अब स्ट्रेटजी, वैसे तो आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा लिखने का, तो आप सिर्फ वर्तमान की रणनीति के बारे में ही बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हमारी रणनीति क्या रही। जैसे 1900
90 के दशक से पहले अगर हम देखें तो हमारी इनके प्रति कोई रणनीति नहीं थी। क्यों नहीं थी? या 1990 के दशक से पहले, क्योंकि ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे और जब ये यूएसएसआर का पार्ट थे तो जो हम रणनीति यूएसएसआर के लिए बनाएंगे वही रणनीति इनके लिए होगी। तो एक्सक्लूसिवली यूएसएसआर के ये पार्ट थे, के सदस्य थे, तो इनके प्रति हमारी कोई रणनीति नहीं थी। 1990 से लेकर के और 2000 तक यहां पर हमने बहुत कुछ काम नहीं रखा, मतलब एक तरीके से सुसुप्त टाइप की हमारी रणनीति थी इनके प्रति। उसके कई कारण हैं कि 1990 के अंत में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाई, तो जितने भी उससे अलग हुए देश थे उन सबकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी और हमारी भी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। तो गरीब गरीब से दोस्ती नहीं करता, है ना? गरीब किससे दोस्ती करेगा? जो अमीर होगा। तो अब हमारे लिए जरूरत था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें। दुनिया यूनिपोलर जा रही थी, तो हमारा झुकाव उस समय यूएस की तरफ था। तो इस दौरान हमने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी को कहा जाता है कि एक सुसुप्त, ऐसा नहीं था कि सुसुप्त समझते हैं ना आप, कई बार आप लोग सुसुप्त हो जाते होंगे, डॉर्मेंट, कुछ मन नहीं कर रहा है, अभी पड़े हैं आराम से। तो हमारे रिलेशंस भी इनके साथ कैसे हैं? हाँ, बस एक काम हमने किया कि इनके साथ में बायलैटरल, द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंध बना लिए, द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंधों का विकास कर लिया। अब 2000 के बाद क्या हुआ कि यहां पर चीन, 2000 तक इनकी स्थिति भी ठीक हुई और चीन यहां पर एक्टिव होना शुरू हुआ। 2000 से 2008 के बीच में चीन की सक्रियता को ध्यान में रख करके हमने इनके साथ रिलेशंस को बनाया। कुछ मतलब 2000 से 2008 तक चीन का परिप्रेक्ष्य था, परिप्रेक्ष्य मतलब धीरे धीरे हम भी इनकी तरफ आकर्षित हुए और इनके प्राकृतिक संपदाओं, इन सब चीजों को देखते रहे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए यहां पर बन सकती है। 2008 के बाद से हमने यहां काम करना शुरू किया और सबसे पहले 2008 से 2012 तक हमने लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत इनको शामिल किया। पश्चिम की ओर देखो की नीति बनाई हमने और जिसमें हमने सेंट्रल एशियाई देशों को भी शामिल कर लिया, जो आपका पश्चिम एशिया, उसके साथ शामिल करके कि यहां हमें अब काम करना है। तो लुक वेस्ट पॉलिसी बेसिकली आर्थिक दृष्टिकोण से विस्तार की नीति थी कि हम इकोनॉमिकली कैसे दुनिया के देशों के साथ में अपने संपर्क को बनाएंगे। 2012 तक हमारा ऐसा चलता रहा। 2012 में हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को अपनाया। पहली बार एक तरीके से आप देखेंगे कि भारत एक व्यवस्थित हुआ और कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, जिसको लुक वेस्ट पॉलिसी से सेपरेट कर लिया गया, 2012 से लेकर के 2019 तक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। अब इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारा होता था, उसके साथ साथ कनेक्टिविटी को हमने फोकस करना शुरू कर दिया कि इन देशों के साथ हमें कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। कई कारण थे कि हम यहां पर बने। आखिर 2012 से 2015, पहले 15 तक ये चलते रहे। 15 तक आते आते हमें यह पता चल गया कि सेंट्रल एशियाई देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने यहां की यात्रा करी, सेंट्रल एशियाई देशों की, और 2015 से फिर हमने अपनी रणनीति को बनाया। 2015 से लेकर के और अब तक अगर आप देखें आज, तो बहुत सारे डायमेंशन खोल दिए गए हैं।
2022 तक, 2024 तक। एक तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में प्योर इकोनॉमी के स्थान पर रणनीतिक डायमेंशन को शामिल कर लिया। एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी की तरफ हम काम करेंगे, प्लस दोनों पक्षों ने अपने संबंधों में संस्थाकरण को बढ़ावा देना शुरू किया, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब आप देखो कि वर्ष 2017 में भारत एससीओ का सदस्य बना और एससीओ में कार कंट्री हैं, शामिल हैं, तो एससीओ के माध्यम से भी हमने काम करना शुरू किया। तो 2015 से 2024 तक एक कंप्रहेंसिव कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की तरफ हम जा रहे हैं। क्या नाम देंगे हम इसको? या व्यापक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। ठीक, आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो नीति है वो है व्यापक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में हम क्या क्या काम कर रहे हैं, जितने क्षेत्रों में आपका इंपॉर्टेंस था वो सारे के सारे डायमेंशन आपने शुरू कर दिए, जैसे कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग। ये अभी हमारा इंपॉर्टेंस है। हम 4C पर काम करते हैं आजकल, और इसमें हमने बहुत सारे डायमेंशन शुरू किए, जैसे संस्थाकरण को शुरू किया, विभिन्न प्रकार की शिखर वार्ताएं शुरू करी हैं, सचिव स्तरीय वार्ताएं, मंत्री स्तरीय वार्ताएं, शिखर वार्ताएं। संस्थात्मक दृष्टिकोण से काम किया, जैसे इंडिया सेंट्रल एशिया सेंटर हमने बनाया है, इंडिया सेंट्रल एशिया सेंटर, जहां पर एक थिंक टैंक टाइप का है, जहां पर अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दिया जाएगा कि कौन कौन से अवसर हैं सेंट्रल एशिया में काम करने के लिए। ऐसे ही हमने सेंट्रल एशिया पार्लियामेंट्री फोरम बनाया है, जिसमें बैठ करके बहुत सारे राजनीतिक प्रतिनिधि दोनों पक्षों के विचार विमर्श कर सकेंगे। अफगानिस्तान के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है, जहां पर अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। इसके बाद हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप और एक्शन प्लान शुरू किया है। संपूर्ण आत्मीयता हमारा उद्देश्य है। संपूर्ण आत्मीयता का मतलब हृदय से प्रेम करते हैं हम उनसे, सिर्फ बाहरी वाला प्रेम नहीं है, और पूरी तरीके से हृदयान्वित होकर के काम करते हैं। तो ये आपने अपनी रणनीति, और इस रणनीति पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कदम आपने उठाए, जैसे बायलैटरल, सचिव स्तरीय वार्ताएं, मंत्री स्तरीय वार्ताएं, शिखर वार्ताएं, 2-3 हमने संस्थाएं निर्मित कर ली हैं, इन सब कामों पर कर रहे हैं। इसके बाद चैलेंजेस क्या है वो भी आपको बता देना है कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जैसे एक तो सबसे पहले कि अफगानिस्तान से मिलता जुलता, हाँ आप ये ध्यान रखें कि देखो प्रश्न क्या कह रहा है, राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक। आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप स्ट्रेटजिकल रिलेशंस बनाएंगे तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक वहां पर शामिल है। तो यहां मैंने आपको अभी बताया कि जब आप कंप्रहेंसिव कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बना रहे हैं, इससे पहले जब कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी आपने यहां देखा कि लेफ्ट जो लुक वेस्ट पॉलिसी था, वहां तक हम केवल इकोनॉमिक रिलेशंस पर काम कर रहे थे। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी आया और हमने कनेक्टिविटी को फोकस किया। जैसे ही कनेक्टिविटी आया वैसे ही रणनीतिक आयाम शामिल हो गया। कंप्रहेंसिव कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी आया तो आर्थिक के साथ साथ रणनीतिक शामिल हो गया। राजनीतिक रिलेशन रणनीतिक रिलेशंस होते हैं, और यहां पर वो सारे डायमेंशन आ गए। कौन कौन से? राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक पहले से ही था, और रणनीतिक। ये जो आपका कंप्रहेंसिव कनेक्ट एशिया पॉलिसी है, यहां सारे डायमेंशन शामिल है। और इनके साथ साथ अब रणनीति आप कैसे बनाते हैं? कोई भी स्ट्रेटजी जब हम बनाते हैं तो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख करके,
वर्तमान जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जिन जिन क्षेत्रों पर हम काम कर सकते हैं वहां ध्यान रखने के। तो आज रणनीतिक दृष्टिकोण से जैसे एसईओ में हम उनका पक्ष लेना चाहेंगे, कैस्पियन सागर से कनेक्टिविटी में हम उनका पक्ष लेना चाहेंगे, फिर रूस के साथ में वो आज भी काम करते हैं, यूएसएसआर के सदस्य रहे हैं, तो रूस और उनकी मित्रता आज भी है। इन्हें माध्यम बना करके चीन को संतुलित करने के लिए हम रणनीति बनाएंगे, इनके आधार पर अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए तो ये सारी रणनीतियां ही तो हैं। हाँ, देखो वो इकोनॉमिक, नहीं नहीं, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो आपका एक तो कल्चर हो गया और एक इकोनॉमिक हो गया। वो जो बुलाते हैं वो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से है और हम बुलाते हैं कर्ज। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जहां वर्ड आ जाए रणनीति, हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। सुन मुन्ना, सुन सुन सुन, पहले वो इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। जहां शब्द शामिल हो जाए रणनीति, फिर आपको किसी और को फोकस नहीं करना, सिर्फ किस पर फोकस करना है? स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटजिक सभी डायमेंशन का योग होता है आज के दृष्टिकोण से। अगर आपने रणनीतिक दृष्टिकोण से बात करनी शुरू की तो उसमें आर्थिक भी शामिल है, राजनीतिक भी शामिल है, सांस्कृतिक भी शामिल है। रणनीति का मतलब होता है कि आप किन किन डायमेंशन को ध्यान में रख करके रिलेशंस को डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? अब कौन कौन से डायमेंशन शामिल कर रहे हैं? तो इकोनॉमिक है, कल्चरल है, कनेक्टिविटी है, सारी चीजें आ गई ना। जब हम कोई रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं? तो इस प्रश्न में उसने लिखा है राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक। अब यहां पर आप भूल जाओ कि ऐसा भी उसने लिखा है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने क्या लिखा है? रणनीतिक। अब आप सिर्फ किसे ध्यान रखो? स्ट्रैटेजिक। और जब आप स्ट्रैटेजिक ध्यान रखेंगे तो आपको मैंने बताया कि हमने स्ट्रैटेजी कैसे चेंज की। जब आप यहां पर थे, यहां पर तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं था, यहां पर भी बहुत फोकस नहीं था, सिर्फ चीन को ध्यान में रख। लुक वेस्ट पॉलिसी मैंने आपको बताया किस दृष्टिकोण से थी? आर्थिक। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में कनेक्टिविटी शामिल हो गई, राइट। यहां पर आते आते हमने क्या क्या शामिल कर लिया? सब। इस पॉलिसी में आज इनको ध्यान रखो, ये सारी की सारी बातें हमने कहां शामिल कर ली? कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में। और जब हम कोई रणनीति बनाते हैं तो किन्हें ध्यान में रख करके बनाते हैं? इन्हें। कनेक्टिविटी है, अफगानिस्तान है, प्राकृतिक संपदाओं का दोहन है, चीन को संतुलित करना है, कल्चरल एक्सपेंशन को बढ़ाना है, यही तो रणनीति होगी ना। अब सारे डायमेंशन हमारे खुल गए। इसको लेकर के हमने कौन कौन से कदम उठाए वो भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कदम हमने उठाए। डायलॉग्स हमने बढ़ाया, शिखर वार्ता तक हम पहुंच गए, इंस्टीट्यूशंस हमने डेवलप किए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे इंडिया सेंट्रल ए सेंटर है, सेंट्रल एशियाई पार्लियामेंट्री फोरम है। पार्लियामेंट्री फोरम हमेशा रणनीति के निर्माण के लिए ही काम करता है। और क्या काम किया आपने? अफगानिस्तान के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप आपने बना लिया। तो इतने सारे काम आपने यहां पर कर लिए, ठीक। तो ये रणनीतिक स्थिति। अब आपको चुनौतियां बता देना है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं यहां पर। तो चूंकि इसके बगल में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है, आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहां पर टेररिज्म है। और आतंकवाद के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं? बहुत ज्यादा विश्वास, स्थिरता पर? जहां आतंकवाद है वहां स्थिरता का संकट हमेशा रहता है या नहीं? आतंकवाद, वहां स्थिरता का संकट रहेगा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्या रहेगी? स्थिरता का संकट। जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि अफगानिस्तान में $300 बिलियन का हमारा निवेश था, और जैसे ही वहां पर तालिबान आया तो हमें एक रिस्क हुआ कि अब इस निवेश का क्या होगा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम आपकी यह है। दूसरा, वो जो हमारे लिए कहते हैं, हमारे यहां पर एक विलंब घाटा की स्थिति रहती है हमेशा, डिलेइंग डेफिसिट।
हम कोई भी काम करते हैं ना, समय पर नहीं करते। ये हमारी आदत है कि नहीं है? और दुनिया के जितने भी देश हैं जहां हम निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सब हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि साहब आप जो भी काम करते हैं उसमें वक्त पर आप उसको नहीं दे पाते। तो हमारे पास एक ही जवाब होता है कि हम थोड़ा मजबूती से करते हैं। हाँ, तो संसाधनों की कमी से हम डिले करते हैं, हमारा मैकेनिज्म उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप जब एग्रीमेंट करें, तो सोच समझ करके करें कि कितने देर में आप प्रोडक्ट तैयार करके दे पाएंगे। हम जो भी टाइम दे देते हैं, उस टाइम पर हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात ये आती है हमारे लिए कि हमारे पास एक विलंब घाटा जानते हैं ना आप? अब विलंब घाटा हमारे लिए भी नुकसानदायक होता है और उनके लिए भी नुकसानदायक होता है। हमारे लिए कैसे नुकसानदायक? जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को देर से करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें खर्च बढ़ जाएगा। उनके लिए क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि वो प्रोजेक्ट को जैसे ही आपने कह दिया कि 2 साल में हम इस प्रोजेक्ट को दे देंगे, तो उन्हें 2 साल के बाद रणनीति बनानी शुरू कर दी कि अब हम क्या करेंगे? और आपने दे दिया 8 महीने लेट या 1 साल लेट, तो उनका घाटा हुआ है या नहीं? तो जो सोच है आपकी, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके बाद चीन का बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। जितने भी देश हैं, चीन के साथ वो बीआरआई प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर वो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो एक चीन की पहुंच आपके लिए चुनौती है या नहीं? चीन की पूर्व पहुंच, यहां भी हम थोड़ा देर हो गए। अब चीन की पूर्व पहुंच में हमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? जैसे चीन ने सभी देशों को बीआरआई प्रोजेक्ट के साथ शामिल कर दिया। अब आप चाहते हैं कि सारे के सारे देश नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को ज्यादा फोकस करें, लेकिन क्या वो करेंगे? वो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लागत भी है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह आई। इसके बाद एक और समस्या है। इस समय चीन रूस के बीच सहयोग बढ़ रहा है और ये जितने भी देश हैं कार्स, इनका और रूस का सहयोग है या नहीं? कार्स और रूस का सहयोग है। ऐसी स्थिति में चीन रूस की तरफ और कार्स रूस की तरफ, तो एक ग्रुप बनेगा। अब ये ग्रुप हमारे विरोध में कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा झुकाव कुछ दिनों से यूएस की तरफ और पश्चिम की तरफ है, ठीक? और रूस पश्चिम से इस समय शत्रुता चल रही है। तो ये जो एक कॉइन बन रहा है, ये कॉइन आपके लिए और ज्यादा समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद आप कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपरली नहीं है, सीधे आप मिलते नहीं है, तो जो भी प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे कनेक्टिविटी को, वो उसके लिए आप चाबहार बंदरगाह पर जाएंगे। चाबहार बंदरगाह से लेकर के आप सेंट्रल एशिया तक मिलेंगे। और चाबहार बंदरगाह से भी आपका क्या बहुत बड़ा घनिष्ठता है? नहीं है। कई बार आपको समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए यहां पर प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी की कमी है, प्रत्यक्ष जुड़ाव का अभाव है। क्लियर? ये सारे चैलेंजेस हैं जिस कारण से हम अपनी रणनीति को बहुत तेजी से यहां पर लागू नहीं कर पाते हैं। हो गया जवाब? अब प्रश्न को ध्यान से समझो। सारे जितने भी डायमेंशन पर प्रश्न पूछा गया, वो सारे डायमेंशन हो गए। मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक, आपने उनका इंपॉर्टेंस सबसे पहले बताया कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप कहेंगे यहां पर क्षेत्रीय भी लिखा हुआ है और वैश्विक भी लिखा हुआ है, तो जो हमने इंपॉर्टेंस बताया वो कनेक्टिविटी यहां पर शामिल हो गया, इस कारण से वो वैश्विक महत्व हो गया। प्राकृतिक संपदाओं की प्रचुरता वैश्विक महत्व के दृष्टिकोण से आ गया। चीन और पाकिस्तान ये भी कल्चरल दृष्टिकोण से आपका क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया। तो ये दोनों हो गए। और फिर आपने बता दिया यहां पर, तो पहले इस आंसर में पहले आपको यह बताना है और फिर बाद में आपको किस तरीके से आपकी रणनीति बन रही है और उसको कौन सी चुनौतियां आ रही। हो गया? तो ये एक सवाल आपका हो गया। और
इसके बाद कहां पहुंचे हम? एक और तीसरे सवाल। हाँ जी बोलो। नहीं, अब यही तो देखो, अच्छा विद्यार्थी का यही हुनर है कि वो 150 शब्द में लिखना है। अब मैं जैसे बताऊंगा तो मैंने आपको सारे डायमेंशन बता दिए। अब आप इसको 150 शब्द में कैसे लिखें, ये एक चुनौती। आप कहेंगे बहुत सारी चीजें तो हो गई, अब कैसे लिखें हम? और मेरे ख्याल से मैं इसको 100 शब्द में लिख दूंगा। हाँ, ठीक है ना। आपको मौका मिला है 150 शब्द का लिखने का। तो बिल्कुल बड़े आसान सब, कितना आसान है। 100 शब्द में ये कितने शब्द लिखे होंगे इसमें? हैं? जितने शब्द इसमें लिखे हैं इनको कंपाइल कर देना है। दक्षिण एशियाई देश भारत के लिए संपर्क, अफगानिस्तान परिप्रेक्ष्य, प्राकृतिक संपदाओं, चीन और पाकिस्तान को संतुलित करने तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक पैराग्राफ हो गया? हो गया ना? एक पैराग्राफ हो गया। यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल डाल देना है आपको। ठीक। भारत ने रणनीतिक दृष्टिकोण से, अब इसको कंसाइज करना है, तो आप ऐसे बताना शुरू कीजिए। यहां पर आप कितना सिकोड़ सकते हैं आंसर को। जैसे वर्ष 2008 से पहले हमारी कोई व्यवस्थित रणनीति कार कंट्री के लिए नहीं थी। 2008 में लुक वेस्ट पॉलिसी के आधार पर हमने काम किया, जिसे 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी और 2015 में कंप्रेहेंसिव कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में तब्दील कर लिया। इस आधार पर हमने काम करना शुरू किया। ठीक है, 50 शब्द में हो गया। एक आध उदाहरण दे दीजिए। कनेक्ट कार कंट्री के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने में बहुत सारी चुनौतियां। तीसरा पैराग्राफ, इनको कंपाइल कर दीजिए। सिकोड़ना और बढ़ाना ये आना चाहिए, और ये मैंने सिखाया भी है आपको कि कैसे, बस ये आपको आना चाहिए। अब इन्हीं को आप कैसे कंसाइज करके लिख सकते हैं। इसी को अब आप मान लीजिए कि वो 250 शब्द में पूछ दे, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है ना, तो 250 शब्द में हो जाए। इसी को 100 शब्द में, कितने में पूछ लो, आप चुनौती दे दो उसको कि कितने में पूछना चाहते हो। और ये डिपेंड करेगा किस पर, आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। हाँ हाँ, इस तो जो आपने डिफाइन किया इसी के आधार पर तो किया। ये जो इंपॉर्टेंस है वो क्षेत्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब क्षेत्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कार कंट्री है, ये यूएस नहीं है, तो स्वभावतः इनका क्षेत्रीय महत्व ही इनके वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बनाएगा। जैसे कनेक्टिविटी में आप सोचते हैं कि कैस्पियन सागर से होकर के और हम पश्चिम यूरोप तक पहुंचेंगे, तो ये वैश्विक महत्व हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? कच्चे माल, जो कच्चा माल यहां पर पाया जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वैश्विक महत्व हुआ। कनेक्टिविटी और प्राकृतिक संपदा, चीन और पाकिस्तान को संतुलित करना है, क्षेत्रीय महत्व हो गया। हो गया। कल्चर आपका राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस हो गया। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आप अपने सांस्कृतिक मूल्यों को वहां पर फैलाना चाहते हैं, तो वो आपका कल्चर इंपॉर्टेंस। फिल्म उद्योग को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या, ये इतने इंपॉर्टेंस क्रस्क हैं, और ये क्षेत्रीय, वैश्विक और राष्ट्रीय सभी स्तरों से है। एग्जैक्टली exactly. ठीक। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी जैसे आप देखो कि कार कंट्री में हमारी 2022-23 से लगातार बैठकें हो रही हैं, और ये जो मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया पार्लियामेंट्री फोरम, ये हमने 2023 में बनाया। तो सेंट्रल एशिया के लिए हमने जो ये रणनीतियां अपनाई 2023 के बाद से, हमारी एक जो कंप्रहेंसिव कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है ना, ये 2023 में डेवलप होकर के आई। जब 2015 में प्रधानमंत्री गए, फिर 2019, 2022, फिर हमने बहुत सारे योगदान दिए उनके लिए, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के आधार पर काम किया, तो ये धीरे धीरे बढ़ते गए। तो ये महत्वपूर्ण है। और जैसे अभी आपने देखा कि एससीओ की आपने अध्यक्षता की थी, जब एससीओ की अध्यक्षता की 2023 में,
तो कंट्रीज को आपने इंपॉर्टेंस दिया। पर्यटन के क्षेत्र में हम वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक, चलें और कुछ आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आपका सवाल क्या है? ये आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। ये तो आप जानते ही हैं कि बड़ा खतरा है ना? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधक समिति और इससे संबंधित निकायों के प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। अब ये सवाल सिक्योरिटी में मैंने आपको पढ़ाया और वहां पर मैंने आपको ये जो सीटीसी है वो भी बताया था, कश्मीर जब मैं बता रहा था। लेकिन सवाल आया कहां? इंटरनेशनल रिलेशन में, है ना? और ऐसा होगा, इसलिए सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस को पूरी तरीके से सेपरेट कर पाना थोड़ा, वहां आप देखेंगे तो मैंने आपको सीटीसी के बारे में बताया है, क्योंकि 2022 में सीटीसी का समिट इंडिया में हुआ था, दिल्ली घोषणा पत्र पारित किया होगा। तो अब इस सवाल को कैसे हम चर्चा करेंगे? सबसे पहले तो आपको सीटीसी का परिचय ही देना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न का मेन फोकस क्या है? प्रश्न को पहचानने में एक और काम करने की जरूरत होती है कि शुरुआत आप कहां से करें, किस तरीके से। अब जैसे ये प्रश्न ने लिखना शुरू किया कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, एक तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आतंकवाद रोधी समिति और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। तो अगर आप पहले बता देते हैं कि आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है, दो तरीके हो सकते हैं उत्तर में लिखने के। एक तरीका तो यह हो सकता है कि आप बता दीजिए कि आतंकवाद वैश्विक शांति में बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे को देखते हुए सीटीसी ने ये काम किया। ठीक, एक तरीका ये हो गया, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये तरीका अच्छा नहीं है। क्यों? ये तब अच्छा होता जब सीटीसी बहुत कामयाब हुआ होता, लेकिन सीटीसी इतना कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप सवाल का इंट्रोडक्शन कहां से शुरू करें? सीटीसी से। और कंक्लूड कहां करें? आज भी वैश्विक शांति आतंकवाद में खतरा बना हुआ है। आगे बात समझ में ना? तो यहां पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, इस बात को ध्यान रखा करो कि वो जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया वो कितना सफल है, जिस उद्देश्य से वो काम किया गया था वो क्या पर्याप्त मात्रा में हो चुका है या नहीं हो चुका। तो इसका अप्रोच कैसे तैयार किया जाए। अब यहां सबसे पहले आप सीटीसी का परिचय दीजिए कि ये क्या है। सीटीसी बेसिकली सितंबर 2001 में जब यूएस के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ, उसे ध्यान में रखते हुए सितंबर 2001 में सीटीसी का गठन किया गया था। और सीटीसी के गठन का उद्देश्य था कि जितने भी इसमें सदस्य देश होंगे उन सबके अंदर, उनकी सीमाओं के भीतर, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, वैश्विक स्तर पर हो, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक दूसरे की मदद करना। इस उद्देश्य से सुरक्षा परिषद के अंतर्गत एक संकल्प प्रस्ताव होता है 1373। उस प्रस्ताव के अंतर्गत सीटीसी का गठन किया गया 2001 में और इसके कुछ दायित्व सौंप दिए गए कि क्या क्या काम करेंगे। उन दायित्वों में आतंकवाद, किसी भी रूप का आतंकवाद हो, उस पर हमें काम करना है। तो ये तो सीटीसी में आप इसका परिचय बताते हुए कि साहब 2001 में इसको सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में बनाया गया। इसके बाद इसे काम करने के लिए कुछ सहयोगी संगठन भी आपने जोड़ दिए यहां पर, सहयोगी संगठन जो सीटीसी को काम करने में मदद करते हैं। इन सहयोगी संगठनों में है जैसे आतंकवाद रोधी कार्यालय निदेशालय एक है, जिसको सीटीईडी कहा जाता है। ये सीटीसी के कार्यों को मैनेज करता है।
ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय, यूएनओसीटी। तो ये कुछ कार्यालय जो बना दिए गए, इसके साथ में जोड़ दिए। इसका इंट्रोडक्शन देते हुए आपको एक छोटा सा पैराग्राफ आपको यहां पर बताना है, और इसके बाद आप बताइए कि सीटीसी ने क्या काम किया। अच्छा, यहीं पर एक बार और आप सीटीसी का जब इंट्रोडक्शन लिखें, तो वर्ष 2022 में सीटीसी की बैठक भारत में हुई थी, और भारत में सीटीसी के कार्य क्षेत्र के दायरे को बढ़ाया गया था, बढ़ाकर के कम्युनिकेशन नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सीटीसी के दायरे में शामिल कर लिया गया था। वो भी आप यहां पर बता दीजिए, तो आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। मतलब 2022 में दिल्ली घोषणा पत्र से सीटीसी के दायरे में विस्तार विस्तार आप बता दीजिए, और फिर आप बताइए कि इसकी सफलताएं क्या रही। सफलताएं, क्या क्या काम इसने किया सफलताओं के तौर पर। एक तो इसने आतंकवाद के दृष्टिकोण से जो भी काम चल रहे हैं वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से उन सब का मूल्यांकन करने का काम किया। तो इसने एक तो मूल्यांकन पर फोकस किया कि किस किस प्रकृति से आतंकवाद अपने स्वरूप को परिवर्तित करता चला जा रहा है, टेररिज्म कैसे लिंक्ड हुआ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे लिंक हुआ साइबर क्राइम के साथ। और आज आप देख रहे होंगे कि हर तरीके का आतंकवाद एक प्लेटफॉर्म में आ गया है, तमाम तरीके के अपराध। तो ऐसा मूल्यांकन करने में इसने काम किया सीटीसी ने, और उसी मूल्यांकन के आधार पर कुछ वैश्विक मानक तय किए। वैश्विक मानक कि कौन कौन से काम करना चाहिए, जैसे कि सीटीसी ने विभिन्न देशों की यात्राएं करी, और यात्राओं के आधार पर वहां पर कौन कौन सी प्रकृति के आतंकवाद हैं, कौन कौन सी प्रकृति के आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, उसको देख करके काम किया। इसके बाद विभिन्न राष्ट्रों की क्षमता निर्माण में सहयोग किया, क्षमता निर्माण में सहयोग करने का काम किया, और राष्ट्रों को अलग अलग तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ाने के लिए इसने मदद करी। इसके बाद रिसर्च करने में कौन कौन क्षेत्र में हमें क्या क्या काम करना चाहिए, अनुसंधान और विश्लेषण में इसने मदद करी एवं विश्लेषण। तो ये कुछ इसका बेनिफिट रहा, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं, चैलेंजेस हैं जो सीटीसी अब तक काम नहीं कर पाया। तो उन सीमाओं को या लिमिटेशंस को आप बता दीजिए। क्यों आपको ये लिमिटेशंस को बताना है? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा कुछ तो कर पाया नहीं, सिर्फ एक एनालिसिस के स्तर पर काम किया। तो एक तो सीटीसी जो रिपोर्ट देता है, कोई भी राष्ट्र उस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्र अपनी परिस्थिति के आधार पर काम करेगा, और सीटीसी वैश्विक स्तर पर अपनी रिपोर्ट को देगा। सीटीसी का एनालिसिस अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाया है, तो कोई भी राष्ट्र इसकी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वो सभी राष्ट्रों के परिप्रेक्ष्य में कामयाब नहीं है। तो एक शब्द में मैं लिख देता हूं कि अनुसंधान की व्यापकता में कमी है। ठीक, ऐसा कोई अप्रोच अब तक इसने डेवलप नहीं किया जो बहुत कॉम्प्रहेंसिव हो। दूसरी बात, सीटीसी अगर कुछ करना भी चाहता है तो क्या उसके पास संसाधन है? सीटीसी की डिपेंडेंसी है, सुरक्षा परिषद की अपने आप में डिपेंडेंसी है, तो इसकी निर्भरता या संसाधनों की कमी अथवा निर्भरता,
ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा काम कुछ कर नहीं पाएगा। और क्या कर सकते हैं? आतंकवाद की गतिशीलता, स्वरूप परिवर्तन। आज उसका स्वरूप कुछ होता है, कल जब इसने काम करना शुरू किया 2001 में, तो ग्रुप टेररिज्म हुआ करता था। लेकिन 2010 के बाद से उसके साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आ गया। 2015-16 के बाद से आप साइबर क्राइम को देख लीजिए, उसमें शामिल हो गया। आजकल एआई क्राइम एआई के माध्यम से हो रहा है ना। मतलब आतंकवाद का बदलता चेहरा। क्यों मनुष्यों? है आतंकवाद का बदलता स्वरूप। अब इस स्वरूप में आप टेररिज्म, आतंकवाद, इसके साथ हो गया संगठित अपराध, इसके साथ आ गया साइबर क्राइम, फिर इसके साथ जुड़ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे उसको? एआई लिख दूं? एआई। अब ये सब एक दूसरे से मिलकर के काम कर रहा है। तो एक जगह वो रिसर्च करता है और पता चलता है दूसरा और आ गया। अब तक आतंकवाद की परिभाषा यूनाइटेड नेशंस गढ़ नहीं पाया है, और आतंकवाद में बहुत सारे डायमेंशन शामिल हो गए। तो प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही? और ये चुनौतियों को बताते हुए अब आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। ठीक हो जाएगा? तो ये आप ध्यान रखें। और एक और सवाल पर हम लोग पहुंचते हैं। है? है? हाँ, निष्कर्ष तो निष्कर्ष एक यूनिवर्सल है। जो आपने लिखा है उसको 1.5 लाइन में संक्षिप्त करके लिख दो। जितने भी सवाल 150, 200, 250 में है, इनमें अलग से कोई कंक्लूजन नहीं है। अब इसका निष्कर्ष जैसे आपको लिखा है, सीटीसी के द्वारा वैश्विक स्तर पर अनेक प्रयासों के बावजूद आतंकवाद का उन्मूलन करने में वैश्विक संस्थाएं सफल नहीं हो सकी हैं। अतः इन संस्थाओं को मिलकर आतंकवाद की एक परिभाषा और आपसी सहमति के लिए एक संगठन का निर्माण करना चाहिए। ठीक है? अब आपने कहा कि ऐसा आपने क्यों कंक्लूड किया? क्योंकि भारत यही डिमांड कर रहा है। भारत दुनिया, आपने G20 में भी यही कहा, आपने G7 में भी यही कहा कि आतंकवाद की एक परिभाषा बनाना चाहिए और आतंकवाद को व्यापक तौर पर समाधान करने के लिए एक काम करना चाहिए। क्लियर? तो आपने इसको कंक्लूड कर दीजिए। हैं? सुझाव देते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया। ठीक है? अब इसको लिख देंगे 150, कितने शब्द का है? 250 शब्द का लिख लेंगे ना, बड़े आराम से हो जाएगा। है? इसके बाद आइए आप एक और सवाल पर चले। हम एक ही बचा है और आजी है। हाँ, तो बताया, तो मैंने शुरू में ही बता दिया। निकाय बताए मैंने, आपकी 2-3 निकाय हैं इसमें जो इन्होंने काम करना शुरू किया। एक आतंकवाद रोधी कार्यालय निदेशालय जो सीटीसी के साथ मिलकर के काम करता है। ठीक? और दूसरा संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी रोधी कार्यालय यूएनओसीटीसी जो सीटीसी के साथ मिलकर के काम करता है। ये इंट्रोडक्ट जब सीटीसी का परिचय देंगे ना आप, तो उसी के साथ में आपको बता देना है। क्लियर? चलिए अब एक और सवाल पर हम चर्चा करें। ये वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह है। वैश्विक व्यापार ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। मतलब आंसर फॉर्मेट जब हम करें तो सबसे पहले मालदीव का महत्व है। महत्व बताना है। किन दृष्टिकोणों से महत्व बताना है? वैश्विक व्यापार, ऊर्जा प्रवाह,
पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक, अब मैंने क्या कहा था कि भू रणनीतिक है तो सारा कुछ उसमें शामिल है, मतलब भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा। मालदीव का महत्व किन दो क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए? वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह। अब इसमें आपको स्ट्रेटजिकली काम करना है मालदीव के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद प्रश्न कहता है कि आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करेगा। मतलब इसको साथ में लेकर के चलना आपके लिए जरूरी है। किस काम के लिए? अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से। वैसे तो जो आंसर बताना है उसमें केवल मालदीव का इंपॉर्टेंस बताना है आपको, क्योंकि ये भी हाँ क्षेत्रीय स्थिरता क्वेश्चन में है ना, क्षेत्रीय स्थिरता। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? अंतरराष्ट्रीय हाँ, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत के समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता, ये भी तो इंपॉर्टेंस है ना। अब दूसरा पार्ट, मतलब प्रश्न को ऐसे उसने बनाया है, लिखना आपको मालदीव का इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस कितने दृष्टिकोण से? भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, भू रणनीतिक दृष्टिकोण से, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए, और स्पष्ट है। प्रश्न को ऐसे ऊट पटांग लिख करके, लेकिन पूछ क्या रहा है आपको कि व्यापार के लिए, ऊर्जा प्रवाह के लिए, तो आप उत्तर प्रारूप में क्या क्या बताएं? सबसे पहले महत्वपूर्ण आपको महत्व बताना है। अब महत्व में क्या क्या होना चाहिए? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इन इंपॉर्टेंस को बता दीजिए। 7 इंपॉर्टेंस। पहला भू राजनीति, फिर भू रणनीति, फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, और फिर समुद्री सुरक्षा। क्लियर? क्षेत्रीय स्थिरता, इन दृष्टिकोणों से इसका महत्व है। और ऐसे महत्व को देखते हुए भारत की रणनीति क्या है इसके परिप्रेक्ष्य में? रणनीति एवं चुनौतियां, इसको लिखते हुए आप कंक्लूड कर देंगे। बिल्कुल साधारण सा सवाल है। तो अब आप देखिए कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मालदीव सार्क का देश है, ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। मालदीव दक्षिण एशिया में अपने आप के प्रभाव को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का 1966 से ही एक अच्छा मित्र देश रहा है। भू रणनीतिक, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से आपकी स्ट्रेटजी, मतलब इंडो पैसिफिक में काम करने के लिए मालदीव आवश्यक है। कोलंबो कॉन्क्लेव का हमने गठन किया 2011 में। कोलंबो कॉन्क्लेव के आधार पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो मालदीव आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, ओशन रूट्स, मतलब हिंद महासागर से 85% से ज्यादा ट्रेड आपका होता है, और इन ट्रेड्स को और व्यापक बनाने के लिए मालदीव आपके लिए आवश्यक है या नहीं? क्योंकि समुद्री व्यापार हमारा होता है, समुद्री व्यापार के लिए। अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कनेक्टिविटी, मतलब व्यापार, परिवहन। आजकल आप कहां जा रहे हैं? ब्लू इकोनॉमी में जा रहे हैं ना। ब्लू इकोनॉमी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आजकल आप स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है जितने भी काम अभी हो रहे हैं। इसके बाद
समुद्री सुरक्षा में मालदीव का बहुत महत्वपूर्ण है। किस दृष्टिकोण से? चीन का एक हस्तक्षेप बढ़ रहा है, समुद्री लुटेरों की स्थिति बढ़ रही है, तस्करी बढ़ रही है। अब इन सब पर अगर आपको नियंत्रण कायम करना है तो मालदीव के साथ आपको रखना होगा। फिर क्षेत्रीय स्थिरता आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे के पूरे दक्षिण एशिया में चीन का यह उद्देश्य है कि चीन अस्थिर हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। अब अनस्टेबल होने के लिए क्या क्या काम कर रहा है वो? दक्षिण एशिया अनस्टेबल हो जाए। अनस्टेबल होने के लिए क्या क्या काम कर अनस्टेबल होने के लिए क्या क्या काम कर रहा है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब जगह पर एक तो उसने क्रेडिट डेप्ट डिप्लोमेसी को अपनाया, मोतियों की माला कूटनीति को अपनाया। तो चीन इन आधारों को अनिश्चित करने की कोशिश करता है। भारत क्या रणनीति अपना रहा है? सभी देशों के साथ में सहयोग करके हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखना, देशों के साथ नेबर फर्स्ट पॉलिसी के आधार पर काम करना, जिसमें चुनौतियां क्या हैं? मालदीव की परिवर्तित हो रही रणनीतियां वर्ष 2012 के बाद से, अब्दुल यामीन जब से आया, अब्दुल यामीन के बाद से 2012 के बाद से मालदीव का झुकाव चीन की तरफ हुआ। फिर 2018 में सोलेह आया तो सोलेह के साथ हमारे थोड़ी देर अच्छे रिलेशन, फिर मुइज्जू आया और अब फिर से मुइज्जू भारत की तरफ झुकाव रख रहा है। तो चुनौती चीन है और मालदीव की राजनीतिक अनस्टेबिलिटी है। उसे आधार बना करके कर दीजिए, आप हो जाएगा। एनर्जी यहां पर आप देखेंगे ना, जैसे ऊर्जा वैश्विक स्थिति में एक यहां पर एक और रख दिया था ना, वैश्विक व्यापार। व्यापार तो मैंने बता दिया ना। ऊर्जा प्रवाह में जैसे मैंने बताया स्वच्छ ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। तो हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आजकल ग्रीन एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं। उसके लिए टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उन सब के लिए आइलैंड स्टेट बहुत अच्छे होते हैं। तो यहां पर मालदीव में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लगाए हुए हैं इस काम को करने के लिए। और दूसरा बात, पेट्रोलियम का हम आयात करते हैं, तो हिंद महासागर से होकर के पेट्रोलियम आता है, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, थैंक यू बोलूं? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आसान से सवाल हैं, कोई बहुत जटिलता तो नहीं है। क्या इसका ये निष्कर्ष ही है, ठीक है ना? क्योंकि प्रश्न की डिमांड ये नहीं है, इसमें हमारी रणनीति क्या है और उस रणनीति के क्रियान्वयन में चुनौतियां क्या आ रही हैं, जो छोटे से पैराग्राफ में आपको बताना है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।